गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह उज़ैर मलिक। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से जी भी रहे होंगे, यादगार भी बना रहे होंगे। तो हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा जो हमारा शो है। इसमें क्या है वो आपको बताते हैं। वेदर और पॉलिटिकल अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, साथ ही नजर डालेंगे यूएस इलेक्शंस पर, क्योंकि फैसले की घड़ी आन पहुंची। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में जानेंगे दुबई में तेज़ी से बढ़ते प्रॉपर्टी रेट्स में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बेहतर सेहत और नशोनुमा के लिए नौमौलूद बच्चों को किस तरह की खुराक देनी चाहिए कि वो बेहतर फील कर सकें। और प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे कमाली के किरदार से शोहरत पाने वाले अदाकार से और जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा। इफ्तिखार इफ़ी से जानेंगे कि कैसा सफ़र रहा और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने। इसके अलावा आज आपको हम ये भी बताएंगे कि इस्तिखारे की हकीकत और इस्तिखारा करने का दुरुस्त तरीका क्या है। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा सुनो पाकिस्तान और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फेसबुक इंस्टा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी इलेक्शन की और आपको बताते हैं कि अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और शुमाली कैरोलिना जैसी स्विंग स्टेट समेत कई रियासतों में पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है। वोटों की गिनती का अमल जारी है, नताइज आने का सिलसिला जारी है। 538 इलेक्टोरल वोटों में से 312 के नताइज आ गए हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े बरतरी हम उनकी देख सकते हैं, साबिक सदर 198 नंबर, जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कैमला हैरिस 117 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इब्तदाई नताइज में अब तक कोई बड़ा अपसेट देखने में नहीं आ रहा। सेनेटर की 47 नशिस्तों पर रिपब्लिकन जबकि 38 नशिस्तों पर डेमोक्रेट कामयाब हुए हैं। सदारती इलेक्शन में जीत के लिए 217 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो स्विंग स्टेट्स जो हैं ये ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और अब तक के मुताबिक ये जो 7 रियासतें हैं इनमें से 3 के नताइज आ चुके हैं और बाकी के नताइज आना है। जो भी उम्मीदवार वाइट हाउस पहुंचना चाहता है उसके लिए स्विंग स्टेट्स जो हैं वो सीढ़ी का किरदार अदा करेंगी। बाज़ इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की जानिब से बेज़ाब्तियों की भी निशानदही की गई और ये इल्ज़ाम भी आयद किया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में रिपब्लिकन पार्टी के 4 पोलिंग एजेंट्स को एक पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी अमल में शामिल होने से रोका और उन्हें गैर कानूनी तौर पर बेदखल किया गया। यह अमल इलेक्शन की शफाफियत को यकीनन नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा उनका मौक़िफ़। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से बराह रास्त तजियाकार मौजूद हैं आदिल निज़ामी और साथ ही साथ फ़ारूक शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले नताइज आने का सिलसिला जारी है, अब तक ताज़ा तरीन नताइज क्या हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप अपनी गुफ्तगू में बता रही थी कि 270 जो हैं कुछ 70 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो चाहिए होंगे किसी को भी अमेरिकी सदर बनने के लिए। तो इस वक्त तक जो नताइज आए हैं 210 जो हैं उस पे वो ट्रंप खड़े हैं और ये एक वाज़ह बढ़तरी है। ख़ास तौर पे जब हम स्विंग स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो 3 रियासतों में जो बड़ी रियासतें हैं स्विंग स्टेट्स उनमें जो ट्रंप हैं वो थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो ये नताइज हैं इनको न्यूयॉर्क टाइम्स इस तरह से कह रहा है कि 86% चांसेस हैं कि ट्रंप जो है वो सदर बन जाएंगे। इस वक्त जो बैटिंग की मार्केट है वहां पर भी हॉट फेवरेट है इस तरह ट्रंप, 82% उनके चांसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि दोनों के जो डेमोक्रेट्स नेशनल हेडक्वार्टर बना है वो यहाँ पे डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बना है, जहाँ पर कमाला और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे सारे मामला देख रहे थे, रिजल्ट्स भी। और दूसरी तरफ जो ट्रंप है उनका जो हेडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा रियासत में बना है। तो एक तरफ तो फ्लोरिडा रियासत में जो रिपब्लिकन का इलेक्शन हेडक्वार्टर है वहाँ पर एक खुशी की कैफियत देखी जा सकती है और वहाँ पे जो शुक्रोश भी है, जबकि इस तरफ जो लोग बैठे हैं वो शायद ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर खामोशी है। अभी तक के जो नताइज हैं वो तो यही पता दे रहे हैं
जिस अंदाज में जो बढ़तरी में आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप, इससे यही तासुर मिल रहा है कि अगले शायद चंद घंटों में ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उनकी जो बढ़तरी है बिल्कुल वो चंद सामने घंटों में आना शुरू फर्क हो ये जाएगी। वाजे हो जाएगा। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल निज़ामी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यानी कि जिस तरह से फर्क बता रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम क्या रिपोर्ट कर रहा है, 82% की प्रेडिक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की और अब तक भी वो आगे हैं। क्या लगता है कि आपको जब तमाम जो नताइज हैं ये कंपाइल कर लिए जाएंगे तो कोई अपसेट भी देखने को मिल सकता है या फिर पिक्चर क्लियर हो चुकी है? देखिए, ट्रंप बहुत आगे निकल चुके हैं और बज़ाहिर यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आसानी अब अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से जीत जाएंगे और अपना ओवल ऑफिस जो है सेकंड टाइम भी उसको जो है वो जाकर जो है वो एंजॉय करेंगे। अभी हमने देखा कि यहाँ मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं मुकामी सतह पर कुछ आगे और कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन आखिरी जो होप्स लगी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वो तो डेफिनेटली आगे हैं। जो कैमला हैरिस को लेकर जो आखिरी होप्स हैं वो रियासत कैलिफोर्निया है, वहाँ पे 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया जो है वहाँ पर देखा जा रहा है कि 19 जो है इलेक्टोरल वोट्स हैं। पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट में सबसे अहम थी। हमने देखा कि तमाम जो दोनों उम्मीदवार हैं उनका टोटल जो फोकस था वो भी वहीं पर रहा। अब ये देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया से क्या नतीजे आते हैं। ऑल दो पॉपुलर वोट में अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, लेकिन पोस्टल जो वहाँ पे बैलेट है वो 1 लाख के करीब बताया जा रहा है। अभी उसकी काउंटिंग करने का अमल जो है वो खासा टाइम ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को इसी हवाले से खदशा था जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं कि बर वक्त जो है नताइज आने चाहिए, लेकिन अगर पोस्टल बैलेट के ऊपर आके मामला रुकेगा, ऑल दो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी इस्तेमाल हुई हैं, स्कैन भी किया जाता रहा, उससे काउंटिंग साथ साथ होती रही, लेकिन जो पोस्टल बैलेट आया है उसको गिनना तो एक लंबा तो आदिल बताइएगा, आपको क्या लगता है मुकम्मल नताइज आने में कितना वक्त लग सकता है? अभी तो ये प्रोसेस जारी है ना, तो मुकम्मल कब तक हो जाएगा? देखिए, इट इज टू अर्ली कि अभी हम इसको कह रहे हैं। शुरू में देखिए ट्रेंड नजर आ गया कि ट्रंप आगे हैं, लेकिन अगर थोड़ा माजी में चले जाएं, सन 2000 में यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर का इलेक्शन था। 30 दिन तक इंतखाबात का नतीजा नहीं आया था। रियासत फ्लोरिडा के वोटिंग का मामला हुआ था, 537 वोटों से बुश ने उसको जीता था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और 1 माह लग गया था। इसी तरह हम 2020 के इलेक्शन की बात कर लें तो 3 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, लेकिन 7 नवंबर तक नताइज नहीं आए थे। हमने देखा कि वहाँ पर जो 4 दिन लग गए थे जिस पर ट्रंप के हामी जो हैं वो इस्तीफा भी और ट्रंप ने उधर से धारने के इल्जाम भी लगाए थे। तो अब भी ये जो रियासतें हैं, जो इजी रियासतें हैं, वहाँ से और जो डेमोक्रेट की थी वो डेमोक्रेट्स को मिल रही हैं, जो रिपब्लिकन की हैं वो रिपब्लिकन को मिल रही हैं। अभी तक कोई इतना रियासतों में इतना हमने अपसेट नहीं देखा। अब जो स्विंग स्टेट है, खसूसन पेंसिल्वेनिया है, इसके नताइज बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अगर वहाँ पर ट्रंप जो है आगे निकल जाते हैं डेफिनेटली विन विन पोजीशन में होंगे। अदरवाइज अगर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन की ओवरऑल सीट्स को देखा जाए तो 219 सीट्स जो है अब वो रिपब्लिकन को मिलना ही मिलना थी जो उनकी स्टेट्स थी, और 221 बताया जा रहा था कि जो इलेक्टर्स हैं वो जनाब के जो डेमोक्रेट्स हैं वो उनकी जानिब जाने थे। स्विंग स्टेट जो है 93 वोट्स इलेक्टर्स जो हैं वो डिसाइसिव रोल उन्होंने प्ले करना था। अब ये देखना है क्योंकि अब मामला अभी रिजल्ट्स आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आके रुक जाएंगे। अब आगे जो बड़ी तेजी से जो छोटी रियासतें थी वहाँ से नताइज आ गए, लेकिन अब लगेगा कि कुछ टाइम रिजल्ट्स रुके हैं, मामला थोड़ा सुस्त हो जाएगा। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। फरुख, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, फरुख अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी और अमेरिकन इलेक्शन में एक मुमासलत तो हमें देखने को मिली है कि रिपब्लिकन जो लोग हैं वहाँ पर, जो पार्टी के कारकुनान हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक पोलिंग स्टेशन से हमें बाहर निकाल दिया गया, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे। ये तो कमोबेश पाकिस्तान की इलेक्शंस वाली सूरत हाल नजर आ रही है वहाँ पर। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये भी आप याद रखें कि हालात इतने भी मुमासलत नहीं इख्तियार किए हुए कि अभी तो यहाँ थोड़ी बहुत 5 नवंबर वो खत्म नहीं हुआ, अभी 1 घंटा तकरीबन उसमें बाकी है और आपको बड़ी नताइज जो हैं बड़ी अक्सरियत से, बड़ी वाज़िया क्लैरिटी से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल फरूख, हमें ये नताइज नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो कैमला है वो 193 सीटों पर हैं और जो ट्रंप हैं वो 216 सीटें जीत चुके हैं, आगे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या कोई इसमें अपडेट हुए हैं नताइज? अभी तक तो ये जो आप बता रहे हैं इसी तरह से नताइज सामने आए हैं और इन्हीं नताइज के ऊपर ये भी मुसलसल यहाँ पर अमेरिकी जो मीडिया है वो नताइज जो है जारी कर रहा है। एक चीज जो बताने की है वो ये है कि यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारे यहाँ चैनल जो जब बताते हैं तो साथ में कहते हैं गैर मुहतात अंदाजे के मुताबिक, और इस तरह से क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी गैर अदमी गैर सरकारी अमेरिका
गैरत में जी, जी। तो अमेरिका में रिजल्ट्स जारी ही मीडिया हाउसेस करते हैं, यानी मीडिया हाउस ही है जहां से ये रिजल्ट्स निकल रहे हैं, वही कंपाइल करके इसे पब्लिक कर रहे हैं और आपको मुझे पूरे अमेरिका को वहीं से पता चल रहा है। यहाँ तक कि ट्रम्प के हामी हो या कमाला के हामी, वो दोनों अपने कैंप्स में इन्हीं चैनल्स, इन्हीं स्क्रीन से, इन्हीं तो जो ग्राफ से फरूख मुझे साहब सामने ये भी नजर आ बता रहा है। दें कि अगर वो तो जारी कर रहे हैं तो कोई इस तरह की उन पर कतगन तो नहीं है कि जिस तरह से हमारे पे है कि 6 बजे से पहले आप कोई नतीजा नहीं दे सकते, 6 बजे के बाद आप जो है अनाउंस करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो अमेरिका बहुत बड़ा है, टाइम जोन मुख्तलिफ हैं और कहीं पे पोलिंग जल्दी खत्म हुई है, कहीं पे कम, कहीं पे पहले हुई है, कहीं पे जैसा कैलिफोर्निया वहां पे तकरीबन 9-10 बजे शुरू हुई थी, वर्जीनिया में 6 बजे सुबह शुरू हुई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी ये भी मसलत नहीं है कि किसी को ये भी नहीं कि ट्रम्प जीत रहे हैं, उनको कोई पसंद करता है या नहीं करता। तो आपको, मुझे और अमेरिकी मीडिया सभी को ये बताना पड़ रहा है कि जो ट्रम्प है, तो CNN भी यही बता रहा है, जिसको कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स का चैनल है, और दूसरी तरफ चाहे रिपब्लिकन जिस चैनल के पीछे, उनको भी यही बताना पड़ रहा है, और डेमोक्रेट्स जिसके पीछे उनको भी यही बताना पड़ रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो नताइज हैं वो इस तरह से आपके सामने और मेरे सामने आ रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा आदिल, आपकी जानिब आना चाहूँगी, बताइएगा कि अमरीकी अवाम की नज़र में अहम तरीन मसला क्या है जिनका हल वो नए सदर से चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला था कैंपेन के दौरान, जो अमेरिकन को जो दरपेश था, वो यहाँ की इकॉनमी थी। इकॉनमी सफ़र कर रही है। बल्कि मैं अक्सर ये बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका का जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि $2 की जो दूध की बोतल थी, वो 3 सालों में $5 की होकर रह गई। तो एक आम अमेरिकी शहरी जो है, वो इन्फ्लेशन की वजह से खासा मुतासिर हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप उसी पर बात कर रहे हैं, उसको रिलेट कर रहे थे जंगों के साथ, वो आगे लेके जाकर कि जनाब आप इकॉनमी सफर कर रही है, अमेरिका पैसा लगा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की यूक्रेन के अंदर जंग जो है उसमें जाकर हिस्सा ले रहा है, कहीं जनाब इसराइल को वेपनाइज कर रहा है। तो ट्रंप उसको रिलेट कर रहे थे जंगों के साथ कि हमें जंगें नहीं करनी, हमें ट्रेड करनी है। तो ये बड़ा उनका जो है नारा बिका। एक तो उनको सेंटीमेंट मिले मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ जो लोकल यहाँ पे अमेरिकन थे, उन्होंने कहा चले जी जो यहाँ भूख और अफलास बढ़ती जा रही है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी अमेरिका को कहा जाता है, लेकिन जो अमेरिका में लोग मौजूद हैं वो उनको यहाँ मसाइल का सामना था। सेकेंडली जो बात कर रहे थे इलीगल इमिग्रेंट्स की, देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, ये मुल्क की इमिग्रेंट्स का है, दुनिया भर से लोगों ने आके इस मुल्क को आबाद किया है, लेकिन जो इलीगल लोग मैक्सिको के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ की इकॉनमी पे बोझ बनते जा रहे थे, तो उनको रोकने की जो बात कर रहे हैं, तो वो उनका जो स्लोगन था वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर पॉपुलर हुआ और लोगों ने उसको काफी ज्यादा वेलकम किया। ये दो इश्यूज थे जिसको ट्रम्प जो है खासा लोगों की तवज्जो जो है मबजूल करवाने में कामयाब रहे। अब ट्रम्प जो है उनकी कामयाबी जिस जानिब जा रही है उसको हम देखें तो यहाँ पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन जो है जो क्रिप्टो करेंसी है, इसके प्राइस हाई हो गए हैं। ट्रम्प इसकी बात कर रहे थे कि जब वो सदर बनेंगे तो क्रिप्टो करेंसी जिसको रेगुलराइज कर देंगे, इसके एलोन मस्क उनके साथ थे। तो अब ये देखें कि ये इंडिकेटर्स हैं कि ट्रम्प जैसे इलेक्टोरल उनकी जो सीट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मिलती जा रही हैं, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस है वो ऊपर जाते जा रहे हैं। तो एक बड़ा इंडिकेटर हम इसको कह सकते हैं। शायद अब से कुछ देर बाद ये आदिल, एलोन मस्क ने तो स्विंग स्टेट्स में हमने देखा था कि बड़ा इनामी रकम भी रखी हुई थी वोटर्स के लिए रिपब्लिकन के। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। 1 मिलियन जो है रकम रखी गई थी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज ये है कि हमने देखा कि माजी के इंतखाबात में जिसका 2016 का इंतखाब था उसमें हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट जो है वो ज्यादा मिले थे, लेकिन वो डेलीगेट्स यानी कि इलेक्टर्स के वोट उनको कम मिलने की वजह से हार गई थी। आज ट्रम्प जो है उनको अभी इलेक्टर्स के वोट डेफिनेटली ज्यादा सिक्योर किए, लेकिन जहाँ से वो जीते उनकी जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा। अब तक वो 4 से 5 मिलियन पॉपुलर वोट भी कामिला हैरिस से ज्यादा ले चुके हैं। ये ना सिर्फ हम देख रहे हैं ट्रम्प, बल्कि दीगर जो यहाँ पे अवामी नुमाइंदगान का इलेक्शन था वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी आगे है। सेनेट की 34 सीटों पे इलेक्शन था, वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी आगे है। तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गई है। और तो बज़ाहिर फिलहाल यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका के 47 बिल्कुल अभी यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ही जो है वो सदर बन रहे हैं। फरूख, आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि व्हाइट हाउस के अंदर कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे जो अपने नए मकीन को वेलकम करेंगे? नहीं, सबसे पहले तो ये बात है कि इस वक्त जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, जो इसराइल गजा वॉर जो है,
सबसे पहले कि अमेरिकी सदर जो भी मुंतखब होते हैं उनके टेबल पे रूस यूक्रेन की वॉर और ये वाली वॉर, खास तौर पे अगर ट्रम्प हैं तो चूंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ होगा, अखलाकी बोझ भी होगा। उन्होंने बहुत बुलंद दावे किए, ऐलानात किए, बयानात दिए कि वो आते ही जंग बंदी करवा देंगे और किसी किस्म की जो जंग है उसमें अमेरिका के पैसे, एनर्जी, इन चीज़ों को से हाथ खींच लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर भी है। बहरहाल ये बाज़ दफ़ा आप ऐलानात करते हैं, इसको अमली तौर पे करना मुश्किल होता है। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का मामला बहुत बड़ा है यहाँ पे कि ट्रम्प जो है वो बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करते हैं, इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे। जब वापस भेजेंगे तो यहाँ की मीडिया में भी एक शोर मचेगा, जिन मुल्कों में ये जाएंगे, जहाँ से ये आए हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा एक तूफान आएगा। तो ये शुरू के चैलेंजेस तो ये हैं। उसके बाद मुआशी हालत को देखना, चीन का इस खित्ते में खास तौर पर अमेरिका को जो टफ टाइम दे रहे हैं, तो ट्रम्प जो है वो बारहा अपनी तकारीर में ये जिक्र करते रहे हैं कि चीन का बढ़ता हुआ जो कारोबारी रसूख है उसको वो महदूद करेंगे, उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, उनके साथ अपने शराइत पर तजारत करेंगे। तो ये सारे मामला है, ख़ास तौर पर रशिया, चीन और आपको दुनिया के कुछ एक ममालिक जो हैं ज़्यादा आबादी वाले, वो एक तरफ होते नज़र आते हैं, अपनी करेंसी लाते नज़र आ रहे हैं। तो अमेरिका को अपने अंदरूनी मसाइल के साथ साथ बड़े बड़े ये मसाइल का सामना होगा, क्योंकि अगर आप उसे अपना असर रसूख पूरी दुनिया में कायम रखना है तो बहरहाल इन चैलेंजेस को उसे देखना पड़ेगा। और अमेरिकी सदर के ऊपर सबसे पहला जो है ये वॉर्स के हवाले से एक दबाव होगा कि वो ये वॉर, चूँकि दोनों ने वादे किए थे, वो ये वॉर ख़त्म कैसे होगी और इसराइल जो है उसको कैसे ये काबू में लाएंगे, कैसे ये जंगबंदी करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। आदिल, ये बताइएगा कि हमेशा वोटिंग की जब भी बात होती है तो नौजवानों का वोट काउंट एक हमेशा से बड़ी तादाद में ही होता है। तो अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ही जीतते नज़र आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से अगर देखा जाए तो नौजवानों और को हमेशा आगे लेकर जाती है, सपोर्ट करती है, उनको इंकरेजमेंट देती है। तो क्या समझते हैं नौजवानों में अभी जो रुझान पाया जा रहा है किस तरफ है ज़्यादा? देखिए, जो रिपब्लिकन पार्टी है इसको आम आदमी की जमात भी आप कह सकते हैं। यहाँ बल्कि कहा जाता है जो कॉलेज हाई स्कूल ड्रॉप आउट हैं वो सारे रिपब्लिकन के वोटर होते हैं। यहाँ पे ये जो है बात इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमने देखा जो गजा के हवाले से सूरत हाल थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि स्टूडेंट्स की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। दीगर यहाँ पे जो जामियात थी, जितने बड़े तालीमी इदारे थे, तो वहाँ पर जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने बड़ा सख्ती से डील किया स्टूडेंट्स को। तो वो भी एक बड़ा गम और गुस्सा था। वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स से मोबिलाइज किया को, इस पर बात की गई। तो वो भी हमने देखा कि सारी सूरत हाल कामिला हैरिस के जो है मुखालफत में गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो साइड में गई है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह बात करते हैं, हमने देखा तजारत को लेकर कि वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे। तजारत, एलन मस्क जैसी शख्सियत उनके साथ मौजूद है, शाना बजाना चल रहे हैं टेक्नोलॉजी के मैदान में, यहाँ पे क्या कुछ वो कर सकते हैं जी। तो ये सारे के सारे वो इंडिकेटर्स थे। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की अभी मैंने बात की, उसको लीगलाइज करने की वो बात कर रहे हैं। तो ये नौजवानों को उन्होंने अपनी तरफ खासा मुतवज्जे किए रखा। और साथ में एक ब्लंट बोल्ड शख्सियत है, नडर शख्सियत है। जिस तरह वो बोलते हैं, जिस तरह वो बात करते हैं, खुद से भी एक सेलिब्रिटी है, एक करिस्मेटिक शख्सियत है डोनाल्ड ट्रंप एज कम्पेयर टू कामिला हैरिस। तो ये सारे का सारा ये एक फैसिनेट किया जो नौजवान था अमेरिका का। और अमेरिका में भी 50% जो पॉपुलेशन है, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मोर देन 64% पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो अमेरिका की भी 50% जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान वोटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब माइल था। ये भी बताइएगा जो सफ़ेद फार्म और गैर सफ़ेद फार्म का जो रुझान है, हम देखते हैं कि जो रिपब्लिकन है वो सफ़ेद फार्म के और डेमोक्रेट जो है वो गैर सफ़ेद फार्म के हामी हैं, उनके हुकूक के लिए भी बात करते हैं। तो इलेक्शंस में उनका रुझान क्या रहा? देखिए, यहाँ पे जो आपने बात की तो रेसिज्म जो है वो अमेरिका में खासा अरूज पर रहा। बल्कि जब ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट बने तो मुझे याद है कि एक टीवी चैनल जो है वो CNN हो, फॉक्स हो, एक विंडो में ओबामा की और टेकिंग चला रहे थे और दूसरी विंडो के अंदर लूथर मार्टिन किंग जो थे, जो सियाह फाम तहरीक के बानी थे, उनकी वो स्पीच चल रही थी कि वन डे आई हैव अ ड्रीम कि अमेरिका में इक्वालिटी होगी, एक काला और गोरा बराबर होगा। तो डेफिनेटली जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस पर बात करते हैं। रिपब्लिकन जो है वो जो सफेद फार्म लोग हैं उनके हकूक की ज्यादा बात करते हैं। उनकी जो तवज्जो है वो उस जानिब कुछ ज्यादा है। तो इस इलेक्शन में भी हमें ये चीज नजर आई। कामिला हैरिस, मैंने यहाँ से इलेक्शन के प्रोग्राम किए हैं अमेरिका से,
तो जब लोगों से बात की, जैसे ही कोई स्याफा मिलता था वो कमला हैरिस का वोटर था, जैसे कोई गोरा मिलता था वो ट्रम्प को सपोर्ट करता हुआ नजर आता था, जैसे कोई इंडियन ओरिजिन का लोग मिलता था जो जिसका ताल्लुक हमारे इंडिया से था, हमसाया मुल्क से था, तो वो भी कमला हैरिस को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये वाली चीज, ये तफरीक तो हमें यहाँ देखने को मिली इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की कैंपेन के दौरान भी। तो ट्रम्प जो है वो जो स्याह फाम जो है उनके हवाले से भी बात करते हैं, बल्कि हमने देखा माजी में ट्रम्प का जो एंटी मुस्लिम एक माइंडसेट था। जब साल 2016 में वो पहली बार इलेक्शन कैंपेन में थे तो मुसलमानों की उस तरह से फेवर में बात नहीं करते थे, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बात करते थे। ये भी कहते थे मुल्क से निकाल देंगे, मुसलमानों का आना बड़ा मुश्किल कर देंगे, टेररिज्म से रिलेट करने की कोशिश करते थे मुसलमानों को। लेकिन इस इलेक्शन में वो ट्रम्प नहीं थे जो साल 2016 में थे। इसी तरह कमला हैरिस की अगर हम बात कर लें तो वो बिल्कुल स्याह फाम के हकूक की तो बात डेफिनेटली कर रही है उनकी जमात, लेकिन जो यहाँ पर दीगर जो कौमियतें आबाद हैं और खसूसन जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस हवाले से कोई उस तरह से उनकी जमात के इस बार हमने रुझानात नहीं देखे जिसका उनको इस इलेक्शन में नुकसान हुआ। फरूख, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अच्छा फरूख, आपसे भी यही सवाल कि आपकी जब मुख्तलिफ वोटर से कोई बात हुई हो, सफेद फार्म गैर सफेद फार्म, तो आपको क्या सुनने को मिला? देखिए उज़ैर, यहाँ पे एक बात तो ये है कि यहाँ पे लोगों से बात करते हुए जो सबसे ज्यादा इश्यूज हैं उनके ऊपर आप जरा देखिएगा कि एक तो ये कि जो यहाँ पे जो आप कहते हैं ना कटर सफेद फार्म जो वोटर हैं यहाँ के, खास तौर पे जो आगे थोड़ा सा एक जो रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर लोग कानकुनी और खेती बाड़ी और इस तरह के जो पेशे से मुंसलिक हैं, वो लोग तो बिल्कुल ये तस्वुर करते हैं, आप ये सोचकर आप हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये चाहता है कि औरत की हुक्मरानी को कबूल नहीं करना चाहता, जो अबॉर्शन के मसले के ऊपर है। ओके तो जी। अब देखिए कि ये जो इस दफा का इलेक्शन है इसमें जो कमला हैरिस हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनका बड़ा इस पे जोर रहा अबॉर्शन वाले मामले के ऊपर, जबकि ट्रम्प जो है वो सादा जुबान में बात करते रहे, वो उन लोगों से मुखातिब होते रहे जो लोग मेजॉरिटी में हैं। वो कभी जंग की बात करते थे, कभी पैसों की बात करते थे, मईशत ठीक करने की बात करते थे, जॉब्स की बात करते थे। वो कहते थे मैं होता तो कभी जंग होने ही ना देता, मैं होता तो कभी टैक्स बढ़ने ना देता, मैं आऊँगा तो चीन के साथ अपनी शराइत पे बात करूंगा, मैं आऊँगा तो मशरिक़ वस्ता को ठीक कर दूंगा, वहाँ पर पीस होगा। तो इस तरह से उन्होंने जहाँ पे पाकिस्तानी वोटर्स को मतवज्जो करना था किया, जहाँ पे अरब वोटर्स को करना था किया, जहाँ बंगाली वोटर्स को करना था, तो इस तरह से उनकी कैंपेन अच्छी रही। उनको एज इस बात का भी है कि 2 मरतबा उन पे कातलाना हमला हुआ, खड़े हुए दोबारा से कैंपेन की। तो उनकी कोई भी सोसाइटी हो वहाँ पे इस बात को आप जरा ज़हन में लाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फतह याब हुए थे जब मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी। तो ये जरा बिल्कुल फरूख, आप बड़ा दुरुस्त इशारा कर रहे हैं कि सिंपैथी वोट जो है वो भी ट्रम्प को मिला क्योंकि उन पर कातिलाना हमला हुआ। आदिल निज़ामी और फरूख शहबाज वड़ाइच अपना तज्जिया दे रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो न्यूयॉर्क टाइम्स है वो भी कर रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं उनकी जीत की जो प्रेडिक्शन है वो 82% है और अब तक कोई बड़ा अपसेट भी नहीं हो सकता, ऐसी कोई उम्मीद या तवक्को नहीं है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएं। तो इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प 216 सीटें जीत चुके हैं, आगे हैं, और कमला हैरिस जो है वो 193 सीटें जीत कर अभी तक पीछे हैं। दोनों के दरमियान फर्क है सीटों में भी, और जो हासिल करदा जो वोट है उनमें भी खासा डिफरेंस देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब तक ऑब्वियसली जैसे देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतों और किरायों में हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता चंद सालों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दुबई जो कि आलमी सरमायाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम यानी जन्नत बन चुका है, तो ये गलत नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेस और जो रेंट्स हैं वो इस वक्त अपने अरूज पर पहुँच चुके हैं, यानी कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं कुछ तबके के लिए। लेकिन हालिया रिपोर्ट से मुताबिक अगले 18 माह के बाद इन किरायों में कमी की तवक्को की जा रही है।
बिल्कुल उज़ैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इस वक्त दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट में दिलचस्प तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। एक तरफ दुबई की आबादी में होने वाले बेतहाशा इजाफे और नई वीज़ा पॉलिसीज़ ने प्रॉपर्टी डिमांड को बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ बड़ी तादाद में नए रिहायशी मंसूबे भी मुतवक्के हैं, जिससे किरायों में इस्तेहकाम या कमी देखी जा सकती है। और ये बात यकीनी तौर पर दुबई में रिहाइश इख्तियार करने वाले लोगों के लिए बहुत अहम है। तो बिल्कुल ये खबर यकीनन यूएई में मुकीम 1.7 मिलियन पाकिस्तानियों समेत हर साल अमारात का रुख करने वाले जो लाखों सयाह हैं उनके लिए तो खासी इंपॉर्टेंस रखती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमें ज्वाइन किया यूएई से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इमरान यूसुफजई। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताएं कि दुबई में जो किरायों में इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या है और गुज़श्ता कुछ अरसे में रिहायशी इमारतों की कीमतों और किरायों में तकरीबन कितने फीसद तक इजाफा हुआ है? सुबह खैर, जैसा कि आपको पता है कि कोविड के बाद से मार्केट में सप्लाई जो थी वो अपार्टमेंट्स की कम हो गई थी, जिसकी वजह से इस साल जो 2024 है, इस साल उसका रिएक्शन सामने आया था और किरायों में हैरानकुन 10 से 20% जो है वो इजाफा देखा गया था सालाना। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी मुतासिर हुई थी। तो हम अब ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट में नए लॉन्च हो चुके हैं और अब इस साल के आखिर तक वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, जिससे किराए में यकीनी तौर पर कमी वाक़या होगी। इमरान, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। खलीज टाइम्स में शाया होने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले चंद माह में दुबई में प्रॉपर्टी किरायों में कमी हो सकती है। वो रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन है। तो बताइए कि दुबई में प्रॉपर्टी किरायों में कमी की तवक्का क्यों की जा रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल जो कोविड के बाद जो प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू हुए थे, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो जब वो प्रोजेक्ट मार्केट में असल मसला ये था कि कोविड के बाद सप्लाई और रसद का जो एक तसलसल था वो इसमें गैप आ गया था। उस तरह अपार्टमेंट जारी नहीं किए गए थे जैसे होने चाहिए थे। इसकी वजह से एक गैप जो है मार्केटिंग में आ गया था और उसकी वजह से जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ गई थी। आपको साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट चीजें बता दूं कि यूएई एक ऐसी मार्केट जहाँ पर 200 से ज्यादा नेशनलिटीज जो है वो आबाद हैं। तो जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, फिर पाकिस्तान में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह इंडिया से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करके बिजनेसमैन जो अपना पैसा लेके यूएई की तरफ रुख किया और उसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड थी वो भी एक बड़ी मेजर रीजन है कि उसमें मार्केट में चीजें जो है उनकी तलब कम होगी और मार्केट में प्राइस जो है वो बढ़ गई। अच्छा इमरान, ये खबरें भी आ रही थी कि दुबई में किराए में इजाफे की वजह से अब लोग जो हैं वो शारजा की जानिब रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ दुबई की निस्बत किराए काफ़ी कम है। ये बताइए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है दुबई और शारजा के किरायों में? जी, अगर मैं बात करूँ दुबई के और नॉर्दर्न एमिरेट्स की, क्योंकि दुबई अबू धाबी के बाद दुबई आता है, दुबई के बाद फिर शारजा, अजमान, यूएई, रास अल खैमा और फुजैरा, ये तमाम जो है वो अब मरकूज़ निगाह बन गए, क्योंकि लोग दुबई से क्योंकि एक तो रीज़न ये भी है कि दुबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे ये घर बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ट्रैफिक के मसाइल जो है, अगर आपने सुबह ऑफिस 8 बजे पहुंचना है तो उसके लिए आपने 2 घंटे पहले घर से निकलना होगा, आपने दुबई के मरकज में पहुंचना है। इसकी वजह से भी लोग अब प्रेफर करते हैं कि कम्युनिटीज बाहर की जो कम्युनिटीज हैं शहर से बाहर हैं, तो इस वजह से शारजा, अजमान, रास अल खैमा और यहाँ पर सराउंडिंग में जो दुबई लैंड की प्रॉपर्टी है जो भी शहर से बिल्कुल बाहर है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जारी हैं। तकरीबन इस साल के आखिर में 1 लाख के करीब मजीद अपार्टमेंट जो है वो लोगों को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो हम एक और दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि अब दुबई में लग्जरियस जो प्रॉपर्टीज हैं या बड़े अपार्टमेंट जो हैं उनमें तादाद में काफी कमी वाक़या हुई और जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं जो 1 बेडरूम के कम मालियत के जो हैं उस पर लोग अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह आपको नजर आती है छोटे अपार्टमेंट्स पे जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है? एक तो वो बिल्कुल अफोर्डेबल हैं और दूसरा जो है हर किसी की पहुंच में है, रसाई है। तो बिल्कुल इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप जो तमाम तर वजूहात हैं और जो मसाइल हैं हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे। ये जानते हैं कि वहाँ पे रेजिडेंस बहुत महंगी है और फिर रश का भी इशू है और रिहायशी ओवरऑल ही वहाँ पर मतलब सयाहों के लिए टूरिस्ट प्लेस है तो वो फिर महंगा तो है ही, लेकिन वहाँ पे जो सहूलियात मुयसर हैं, जितना वो सेफ है एग्जैक्टली, तभी लोग उस तरफ ज्यादा मूव करते हैं। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, बच्चों के पहले 5 साल बड़े अहम होते हैं उनकी नरिशमेंट के लिए, उनके जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए। तो किस तरह बच्चों का ख्याल रखा जाए और उनको खुराक क्या दी जाए बड़ी ज़रूरी है। तो इस हवाले से एक पैकेज देखते हैं, आइए चलते हैं रुबीना यूसुफ की जानिब, जो कि योगी नईम के साथ। बिल्कुल।
हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे न्यू बोर्न बेबीज़ की। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हमारी मदर्स उनको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ही कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देती हैं। फिर बच्चे रात को पूरी रात नहीं सोते, रोते हैं, उनके पेट में कभी दर्द होता है या फिर कुछ और उन्हें मसले हैं। तो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, योगी नईम साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन। सर मुझे बताइएगा कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हमारी मदर्स उनको बगैर सोचे समझे रिसर्च किए बगैर उनको कुछ भी पिलाना स्टार्ट कर देती हैं। तो कुछ बच्चों को जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत हाई हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया ख़त्म नहीं होता। कुछ बच्चों का जो पेट है वो हर वक्त फूला रहता है, गैस रहती है, पूरी रात रोते हैं। उनको डॉक्टर्स के पास भी लेके जाएं तो कुछ देर के लिए तो उनको चुप हम करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर वही रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या वजह है बच्चों में? क्या हमें उन्हें खिलाना चाहिए? उनका कोई एक डाइट प्लान भी आज हमें बताइएगा। देखिए बहन, सबसे अहम तो है मदर फीड बच्चों को होगी तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होते। जब हम देते हैं उनको पैकिंग के दूध देते हैं, मुख्तलिफ डब्बों के दूध, और अपने मनपसंद देते हैं। अगर तो डॉक्टर की तरफ से वो आपको लिखा हुआ मिला है कि आपने ये दूध देना, तो वो लाजमी आप उसको शुरू करवाएं। लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी से दूध ले आते हैं और मर्ज़ी से खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सॉफ्ट चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसके मुंह में दांत भी नहीं है। यस, दांत हों तो कुछ भी खुद खा रही है मदर, वो अपने बच्चे को भी साथ दे देगी। कोई केक खा रही है, रोटी खिलाने की कोशिश करेगी, अभी बच्चों में दांत भी नहीं है। हाँ, अगर दांत होंगे तो बच्चों को खिलाएं, क्योंकि दांत खाने के लिए हैं। कुदरत ने रखे ही दांत तब हैं, दांत तब निकलना शुरू होते हैं जब आप बच्चे खा सकता है। अगर दांत नहीं है तो उसको खिलाएंगे नहीं, उसको पिलाएंगे। और वो भी वो चीज़ पिलाएंगे जो डॉक्टर ने कहा है, और ज़्यादा बेहतर तो मदर फीड है। और जब दांत एक निकल आए, दांत निकलना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है अब इसका जो है वो कुछ सॉफ्ट चीज़ें खिलाई जा सकती हैं। कोई दलिया खिलाया जा सकता है, कोई ऐसे जो दांत जब निकलना शुरू हो जाएं। और जब दांत पूरी तरह निकल आएँ तो फिर आप उसको हर चीज़ दे सकते हैं। आप उसको डाइट के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं खाने की जो आम रूटीन में, लेकिन उसको बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना पड़ता है। और जो बच्चों की आपने बात की कि रात रोते रहते हैं, उसकी वजह गैस होती है, पेट के अंदर गैस हो जाती है दूध की वजह से। जो हम लोग खुद का पैकिंग का दूध पिलाते हैं, पैकिंग का दूध होता है ना, उसमें ऐसे केमिकल होते हैं, वो गैस बन जाती है पेट के अंदर। बच्चे को जो है वो पेट टाइट हो जाता है, पेट फूल जाता है, जिसकी वजह से फिर वो पेन में रहता है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड के ऊपर उसके ये जो जगह है इसको दबाना शुरू कर दें और इसकी मसाज करना शुरू कर दें नीचे की तरफ, तो 5 मिनट के अंदर बच्चे की गैस रिलीज़ हो जाएगी। 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट आप इसको जो है वो ऐसे मसाज करें, ऑयल लगा लें इस जगह पे। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो कर्व है बीच में, समझ लें थोड़ा सा लेफ्ट साइड अंगूठे की तरफ को। तो अगर आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें या लोशन लगा के इसको मलना शुरू कर दें नीचे की तरफ, यानी ऊपर नहीं मलना। ओके, नीचे। अगर आप ऊपर की तरफ मलेंगे तो गैस बढ़ जाएगी। अच्छा। इसको हमेशा नीचे की तरफ आपने इसको दबा के हल्का सा मलना है, और 5 मिनट आप इसकी मसाज करें, 10 मिनट्स कर लें मैक्सिमम, तो बच्चा रिलैक्स हो जाएगा और बच्चे के पेट से गैस रिलीज हो जाएगी। अच्छा, बच्चे के पेट पे मसाज करना कितना खतरनाक है? वो अगर आप नहीं जानते तो खतरनाक है, अगर आप जानते हैं तो फिर वो फायदेमंद है। बच्चे का पेट मला जा सकता है। वो लेफ्ट साइड की तरफ मलते हैं, लेफ्ट साइड से ऐसे घुमाते हैं, लेफ्ट साइड से जो उसका पेट है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, बच्चे का लेफ्ट साइड से ऐसे घूमना चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है हमारी जो मदर्स है ना, वो अपने बच्चों का ऐसे पेट दबा रही होती हैं। ये लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना, ये ऐसे, और फिर ऊपर की तरफ राइट साइड। अगर इस तरह किया जाए तो इससे उसको फ़ायदा होगा। अब बात की आपने रोने की, अब बच्चे को पेट में गैस भी नहीं हो फिर भी वो रो रहा है, तो क्या करना चाहिए? जो बच्चे बहुत ज़्यादा चिचड़े होते हैं ना, रोते हैं, तो उनके आप दोनों पैरों के जो टोज हैं इनको दबाया करें। ठीक है, छोटे बच्चों के टोज। ये टोज दबाने से वो उसका मूड हैप्पी हो जाएगा, वो रोना बंद कर देगा, बच्चे का मूड खुशगवार रहना शुरू हो जाएगा अगर आप ये टोज दबाना शुरू करें। और कहाँ के बच्चों के वो हैं प्रेशर पॉइंट्स जहाँ पर हम उनको? आप दोनों पैरों पे दबाएंगे, दोनों पैरों पे आपने ये पैरों को दबाना है। जो जॉइंट्स, जो आपके टो के जॉइंट हैं, इसको आप दबाना शुरू कर दें तो बच्चा रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, हैप्पी रहना शुरू हो जाएगा, उसका मूड हैप्पी हो जाएगा। एक और कलर थेरेपी है। अगर आप लेफ्ट हैंड के ऊपर ये जगह जो है, ये लाइन से थोड़ा ऊपर और अंगूठे की लाइन में, अंगूठा अगर सीधा कर लें और इसको लाइन में नीचे लेके आएं और ये एज लाइन से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर ये जितना एरिया है इसके ऊपर रेड कलर लगा दें। ओके, बच्चे को रेड कलर, ये रेड कलर, तो वो मूड हैप्पी हो जाएगा उसका। सिर्फ कलर लगा देना आपने, रेड कलर। जो हमारी मदर्स देख रही है, अगर उनके बच्चे बहुत रोते हैं तो वो आज ही अपने बच्चों पर यहाँ पर रेड कलर लगा दें, जो लेफ्ट साइड पर अंगूठे का सीधा। और जो बच्चे अक्सर होता ये है कि बच्चों को कुछ का नींद का साइकिल ही होता है कि वो दिन को सोते हैं, रात को नहीं सोते। ऐसा है, बच्चों का उनका साइकिल कैसे ठीक किया जाए? हाँ, वैसे ये भी बहुत बड़ा उसके लिए ये है कि उनके आप रात को ना, रात के टाइम लेफ्ट हैंड के अंगूठे के ऊपर यहाँ कलर लगा दें, ब्लैक कलर का। ठीक है। ये नाखून के अलावा ये सारा अंगूठा जो है ना, ये हाफ, ओके इसको ब्लैक कर दें, ब्लैक परमानेंट मार्कर के साथ।
परमानेंट मार्कर लें है। और ये permanent नाखून नहीं करना, ठीक है, बस सिर्फ नाखून, ये अंगूठा। जो आधा अंगूठा आपका ऊपर वाला टॉप है इसको ब्लैक कर दें शाम के वक्त और सुबह तक ब्लैक रहने दें, ठीक है, तो वो खुद ब खुद रात को सोना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह। और दिन में अगर आपने उसको जगाना है तो फिर रेड कलर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर ब्लैक अगर वो नहीं। पूरा दिन हम चाहते हैं वो जागता रहे, दिन रात के को वक्त सोए रेड तो कलर लगा दें। दिन के वक्त रेड कलर और फिर रात के वक्त उसको ब्लैक कर दें, शाम के वक्त ब्लैक कर दें ताकि वो रात तक नींद में चला जाए। तो ये जो एरिया है लेफ्ट हैंड का अंगूठा, ये उसकी नींद के लिए, साइकिल को सेट करने के लिए आपके लिए कारआमद होगा अगर आप इस पे कलर थेरेपी करते हैं। और बच्चों को जो है वो अगर आपने बच्चों की डाइट में ऐसा क्या शामिल किया जाए कि बच्चों को एक्सट्रीम जो कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत ज़्यादा है, फिर बच्चों को जो डॉक्टर्स हैं वो अनीमा करते हैं, कोई स्पोस्ट्रीज, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, हम उससे कैसे बच सकते हैं कि मदर्स कुछ ऐसी मसाज करें, क्या उन्हें थेरेपी दी? एक तो देखें, याद रखिएगा कि जैसे आपने थेरेपी की बात की तो उससे फ़ायदा होता है अगर एक्चुअल को टेक्निकल बंदा करता है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ। ये 2 उंगलियां हैं ना लेफ्ट हैंड पे, ये बड़ी उंगली की जो जोड़ है ना, इसको जोड़ की तरफ दबाना है। ठीक है, ये बड़ी उंगली जो लार्ज फिंगर है, यस, ये लार्ज, इसके जोड़ की तरफ हथेली में दबाना है, जोड़ की तरफ। ठीक है, ये जो जोड़ हथेली के अंदर है, जी जी जी, ओके ओके, ये वाला, हाँ, इसको जोड़ की तरफ दबाना है। ये आप अगर इस तरह दबाते रहते हैं तो कब्ज़ खत्म हो जाती है इससे। ओके ओके, हमारी जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बच्चों में, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे दबाना है, ये जगह। और ये किस वक्त दबाना है दिन में? ये दिन में 2-3 दफ़ा दबा सकते हैं, 5 मिनट्स। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लूज मोशंस बहुत रहते हैं, डायरिया बहुत रहता है, तो उनके लिए फिर ये है कि इसको इसी हथेली को ऊपर की तरफ मलना है। ओके हथेली को, ओके, हथेली को यहाँ से नहीं, ठीक है, हथेली को ऊपर की यहाँ तरफ मलना वाले। है, तो इससे जो है डायरिया खत्म होता है, ऊपर की तरफ मलना है। वैसे अब जो हम बात हम कर रहे हैं कुछ कि डाइट में वैसे क्या शामिल डाइट की करें? बात मैं कर रहा हूँ। हम अगर सागूदाने की खीर बना के बच्चों को देना शुरू कर दें तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और वह पेट भी साफ रहेगा। सागूदाने का इस्तेमाल छोड़ दिया हमने। सागूदाने का खीर जो है ना वो दूध में पकाएं, पानी में न पकाएं। सागूदाना जो एक ऐसी चीज़ है जिसके खाने से वो खीर टाइप पतला, मैंने यहाँ वो देखा है, ब्रीक से छोटे छोटे बीड्स होते हैं वाइट कलर के, अगर वो बच्चों को देना शुरू कर दें तो उनके बच्चों की जो है वो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सेहतमंद भी रहेगा वो। ये बच्चों को दिन में कितनी बार देना चाहिए और किस वक्त? अच्छा, नाश्ते में खिलाएं। और इसके अलावा आप बच्चों को अगर पेट में बहुत दर्द रहता है तो आप सौंफ का पानी निकाल के उनको दे सकते हैं। कच्ची सौंफ लें, उसका पानी निकाल लें, अर्क निकाल लें। वो बच्चे की एज के मुताबिक, अगर बच्चा बिल्कुल 1-2 महीने का है तो 2-3 ड्रॉप्स जो है वो उसको आप दे दें, 2-3-4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स तक दे दें आप उसको। इसी तरह फिर बच्चा अगर बड़ा है तो उसको 1 चम्मच जो टीस्पून दे दें, ज़्यादा बड़ा है तो टेबल स्पून दे दें। तो ये जो सौंफ का पानी निकाल के देने से उसका पेट साफ होता है। थैंक यू सो मच, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा है कि हमारी जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को कुछ भी खिलाना स्टार्ट कर देती हैं, कुछ पिलाना स्टार्ट कर देती हैं। तो काइंडली आप अपने बच्चों को अगर कुछ देना चाहती हैं तो साबूदाना की खीर ब्रेकफास्ट में दें और उसके बाद जो पानी है वो फीडर में सौंफ का जो अर्क निकाल कर बच्चों को वो पिलाएं। तो ऐसे ही मज़ीद सेगमेंट्स देखने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन था जो कि आपने मुलाहिज़ा किया। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। स्टे विद अस। अब रुख करते हैं अमेरिकी इलेक्शन की जानिब। तो आपको बताते हैं अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं और अब तक डोनाल्ड ट्रंप को वाज़े बरतरी हासिल है। सदारती इलेक्शन में किस उम्मीदवार के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं? इंतखाबी नताइज के खत्ते पर ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा, अमेरिका में सदर के इलेक्शन के लिए पोलिंग का जो वक्त है वो तो ख़त्म हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गिनती मुकम्मल हुई है। कुछ स्टेट्स में अभी भी जारी है, नताइज आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त लीड करते हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई तकरीबन 219 सीटों पर। आपको क्या लगता है कि अमेरिका का नया सदर कौन बन रहा है, कौन जीतेगा? आपका तज्जिया क्या है? बुनियादी तौर पर जो आपका ये सवाल है कि जी कौन जीतेगा, ये तो कोई ज्योतिषी बता सकते हैं, क्योंकि जो अमेरिकन चैनल्स हैं वो अमेरिकन कौम की तरह बुरी तरह डिवाइडेड है। और जो वो प्रोजेक्शंस भी दे रहे हैं, अगर आप प्रो ट्रंप चैनल्स देखें तो उस पर उनकी बड़ी बढ़तरी आ रही है, इनकी तरफ आएँ तो ज़्यादा बढ़तरी इनकी आ रही है। और जो दरमियान के चैनल्स हैं वो हेज कर रहे हैं, वो ओपिनियन देने से हिचकिचा रहे हैं। वो हिचकिचा इसलिए रहे हैं कि उनको खुद सर्टेनिटी नहीं है और वो कह रहे हैं कि जी बहुत ही क्लोज है, मार्जिन ऑफ एरर में है, दोनों तकरीबन बराबर जा रहे हैं।
इसलिए ये कहना कि कौन जीतेगा ये तो बात की बात है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो भी जीतेगा दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू बड़े मुख्तलिफ हैं, इंटरनल अमेरिकन सियासत के बारे में और बैनुल-अक़वामी उमूर के बारे में। जी इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, फ़लस्तीन जंग के अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नताइज पर कितना असर पड़ सकता है? जहाँ तक ताल्लुक है प्रेसिडेंट ट्रंप और कमला हैरिस, आपने एक सवाल पूछा है इसके बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, जी। तो बदनसीबी से ये कहना पड़ेगा कि दोनों सख्त प्रो इज़राइल है। जो पार्टीज़ हैं अमेरिका में, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, इनकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल घबराती है। जो वहाँ प्रो इज़राइली लॉबी है अमेरिका में जो बहुत मजबूत है, उनके वोटों का भी उन पे असर पड़ जाता है और फाइनेंस पे और मीडिया पे भी असर पड़ता है। इसलिए ठीक है कि जो नई जनरेशन अमेरिका में है वो इस तरह नहीं है, और वो बल्कि प्रोटेस्ट भी उन्होंने बड़ा किया है यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी, वैसे भी, और यूरोप में तो खैर बड़े खुल के डेमोन्स्ट्रेशन हुए, लेकिन अमेरिका में भी हुए हैं डेमोन्स्ट्रेशंस फ़लस्तीनियों के हक़ में या जेनोसाइड जो इज़राइल कर रहा है उसके ख़िलाफ़। लेकिन ये जो उनको लगेगा 15-20 साल अपना असर दिखाने में, जो नई जनरेशन है, जो मौजूदा इलेक्शन हो रहा है इसमें दोनों बड़े सख्त कट्टर प्रो इज़राइल हैं। और जो अफसोसनाक बात यह है कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है कि अगर तो कमला हैरिस जीती तो वो प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसी का तसलसल रखते हुए 2 स्टेट सोल्यूशन का ज़्यादा खुल के बात करेंगी। और जो अभी बॉब वुडवर्ड की किताब आई है उसमें भी जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन बहुत सख्त अल्फाज, बल्कि तकरीबन गालियों देते थे जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, और एक जगह पे तो गलीज़ गालियाँ भी दी इसको, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रेसिडेंट बाइडन की कि वो जो मदद मिल रही है इज़राइल को, जंगी जो उनको असला मिल रहा है उसमें कमी नहीं की, लेकिन नफ़रत और गुस्से का इज़हार है कि उनकी बात वो नहीं सुनता ट्रंप, ये जो है नेतन्याहू। तो ये ज़रूर फ़र्क है कि वो कम से कम वो जो इस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाई हुई हैं इन्होंने, इजरायली गवर्नमेंट ने और नेतन्याहू ने, उस पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा होगा कमला हैरिस के दौर में एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हिसाब से, और एक ही होगा 2 स्टेट सोल्यूशन। जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल कमोडिटी है। उनकी बुनियादी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो प्रो इज़राइल है और उनके सपोर्टर्स भी ज़्यादा प्रो इज़राइल हैं, लेकिन वो साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये जो तेल से माला माल रियासतें हैं इनसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, उनके बेसिस भी इन ममालिक में हैं। इसलिए ये इस वक्त तो वो यही इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वो 100% इज़राइल के हक़ में। और ये याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी थे जिनके दौर में दारुल खिलाफा जो है वो ट्रांसफ़र हुआ था तल अवीव से जेरूसलम में। जी हाँ। तो लाइकलीहुड यह है कि उनकी पॉलिसी ज़्यादा सख्त होगी कमला हैरिस के बारे में, लेकिन वहाँ भी मैंने वो कहा है उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो जो हैं वो डिक्टेट करेंगे उनको एक हद तक कि वो इज़राइल और सऊदी अरब जैसे ममालिक की कोई सेटलमेंट कराने की कोशिश करें, जिसके नतीजे में कुछ ना कुछ फ़लस्तीन का मसला आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ सकता है। सर मानिएगा कि पीटीआई और हसीना वाजिद की जो पार्टी अवामी लीग है ये डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी आसें उम्मीदें लगा कर बैठी हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन विन कर जाते हैं तो क्या वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत कर सकते हैं? तो मैं जवाब ये दूंगा वो ख्वाहिशात पे तो कोई किसी की पाबंदी नहीं है लेकिन लग ये रहा है कि ज़्यादा चेंजेस जो हैं साउथ एशिया के बारे में नहीं होंगी, क्योंकि अगर कोई चेंज है साउथ एशिया में पिछले 15-20 साल में वो ये है कि हिंदुस्तान की अहमियत जो है वो बढ़ गई है अमेरिका की नज़र में चीन को कंटेन करने के लिए। इससे खा वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसमें उनकी पॉलिसीज़ जो होंगी वो ज़्यादातर जो हैं वो इंडिया सेंट्रिक होंगी और इंडिया के एंगल से देखेंगे
कि किस मुल्क की क्या पॉलिसीज़ है, ईरान की तरफ, इंडिया की तरफ, चीन की तरफ। तो इसलिए ठीक है, वो ख्वाहिश करने में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कोई बुनियादी तब्दीली जनूबी एशिया में आएगी। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की तरफ कहा, वो जनूबी एशिया बेरमूम भी बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, ये ख्वाहिशात ही हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से हमने अपने नाजरीन से ये कमिट किया था कि आपको जो अमेरिकन इलेक्शंस में जो नताइज आ रहे हैं उससे मुतालिक हम अपडेट रखेंगे सबसे पहले। तो इस वक्त हम चलते हैं न्यूयॉर्क, वहाँ पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जहांगीर लोधी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जहांगीर, सबसे पहले तो हमें आप यही बताइएगा कि इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, क्या नताइज अपडेट हुए हैं? जी, काफी हद तक तो नताज आ गए हैं और मुकाबला जो है बड़ा क्लोज है, कांटेदार मुकाबला है। जो बड़ी स्टेट्स हैं उनके तो नताज आ गए हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है, शिकागो है। इनके नताज आने से तो ये है कि ये तो पहले ही से ही डिसाइडेड जो स्टेट थी रेड और ब्लू के डेमोक्रेट को कौन देता है और रिपब्लिकन को कौन देता है। अब जो मामला है वो स्विंग स्टेट्स के अंदर जाकर रुका हुआ है, जहां पर जैसे पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है। इन स्टेट्स के अंदर जो है अभी इसका हतमी नतीजा नहीं आया है, और इसके हतमी नतीजा आने के बाद ही कोई जो फैसला किया जा सकता है कि कौन सदर बनेगा। क्योंकि अभी जो है कुछ स्टेट के अंदर जो बैलेट है वो उनकी काउंटिंग भी जारी है, जो मेल के जरिए बैलेट आए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जिसमें कहीं को मशीन में खराबी थी या किसी ऐसे मामले में। तो कुछ स्टेट्स के अंदर अभी काउंटिंग जारी है, और ये सुबह इस वक्त 12 बज रहे हैं रात के न्यूयॉर्क में। तो कहा जा सकता है कि सुबह 3-4 बजे तक हतमी फैसला आएगा। लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्शन है वो तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बर्तरी उनको हासिल है, और ये कहा जा सकता है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, यानी कि 3 से 4 घंटे मजीद लग सकते हैं मुकम्मल नताइज आने में। और इस वक्त अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, वो 232 सीटें जीत चुके हैं, जबकि जो कमला हैरिस है वो 216 सीटों पर उन्होंने अपनी जो फतह है उसको यकीनी बनाया। तो इससे मुतालिक जो भी अपडेट्स आती रहेंगी अमेरिकन इलेक्शन के, यूएस इलेक्शन के, जितने भी मराहिल होंगे हम उससे मुताल्लिक गाहे बगाहे आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। इंसान की ज़िंदगी में अक्सर ऐसा वक्त भी आता है जब वो किसी मामले में बड़ा तज़ब्ज़ुब का, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है और ये डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे करना क्या चाहिए। ऐसे मौके पर इस्लाम हमें इस्तिखारे का हुक्म देता है, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह से रहनुमाई, मदद या फिर खैर तलब की जाए। बिल्कुल, और इस्तिखारा का मकसद यही है कि अल्लाह ताला से अपनी रहनुमाई की दुआ की जाए ताकि हम बेहतर फ़ैसले कर सकें। कुरान और सुन्नत में भी यही अहमियत है इसकी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में अल्लाह से रहनुमाई हासिल करने की ताकीद की और इस्तिखारा की दुआ भी सिखाई। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं अल्लामा शफ़ात रसूल साहब। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको सुनो पाकिस्तान में। पहला सवाल आपसे यही है कि इस्तिखारे से मुतालिक बताएं कि इस्लामी तालीमात क्या बताती हैं, इस्तिखारे की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तालीमात इसके बारे में क्या रहनुमाई देती है वो समझ आ जाएगी अगर हम लफ्ज़ इस्तिखारा पर बात कर लें। बिल्कुल ठीक है। इस्तिखारा जो है इसके असल जो हुरूफ हैं वो है खे, ये और रे, और इसको अगर आप तलफ़ुज़ करें इसका तो ये बन जाता है खैर। खैर तो इस्तिखारा का माना होता है कि खैर तलब करना, भलाई तलब करना, अच्छाई तलब करना। आम लोग इसका माना कर देते हैं अल्लाह से मशवरा। भाई मखलूक का अल्लाह से क्या मशवरा हो सकता है? मशवरा तो होता है आपस में जो बराबर होते हैं उनका होता है मशवरा। तो मखलूक जो है वो अल्लाह से मशवरा कर रही है, well said. ये नहीं है। इस्तिखारे का माना ये है कि आप अल्लाह से खैर तलब करें। मतलब क्या कि एक ऐसा फ़ैसला जो मुस्तकबिल के बारे में है, आपको उसके बारे में पता नहीं, या आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, आप उसमें मुस्तरिब हैं, कंफ्यूज हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? इस्तिखारा करना चाहिए। अच्छा, इस्तिखारा में एक अहम पहलू और भी है कि लोग बाद दफ़ा
कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें उनको रिश्वत का काफ़ी पैसा मिलने की उम्मीद होती है, जी। कहते हैं जी इस्तिखारा कर दो। भाई इस्तिखारे के साथ एक और शर्त भी है कि वो हलाल और तैयब काम हो। ओके। हराम काम के लिए ये बहुत इस्तिखारा नहीं बिल्कुल होता, बिल्कुल क्योंकि हराम में और नाजायज़ में हम्म, खैर का पहलू है ही नहीं। हम्म, फिर इस्तिखारे का माना एक और भी शर उलमा ही है ने उसमें से। शर ही शर है, और शर के बारे में इस्तिखारा नहीं होता। हम्म, मैं इसके लिए एक और भी लफ्ज़ उलमा इस्तेमाल करते हैं, इस्तिखबारा। अच्छा। इस्तिखारा बरवज़न इस्तिखबारा। इस्तिग़फ़ार। इस्तिखबार ख़बर से है ठीक कि है। इंसान अल्लाह से ख़बर लेना चाहता है कि मेरे बारी ताला मुझे बता कि इस काम में मेरे लिए भलाई है या नहीं है। बिल्कुल ये ठीक है इस्तिखारा। अब इस्तिखारा के लिए ज़रूरी है कि आप गुनाहों से तौबा ताइब हों, नेकी के रास्ते पर आएँ, अच्छाई के रास्ते पर आएँ, क्योंकि आपने अल्लाह से खैर की तलब करनी है। बिल्कुल ठीक। तो जब अल्लाह से खैर की तलब करनी है तो सबसे पहले शर्त है कि आपका सीना और आपका दिल पाक होना चाहिए। और सीना और दिल किस से पाक हो? गुनाहों के तसव्वुरात से, और आपका जिस्म गुनाहों के इर्तिकाब से पाक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर आप गुनाहों के सोच व फ़िक्र में रहते हैं और गलत काम करते रहते हैं, तो फिर आप इस्तिखारा किस चीज़ का कराना चाहते हैं? सबसे पहली तो ये बात है कि अपने ज़हन में खैर लाइए, अपने आमाल में, अपने करैक्टर में लोगों के लिए खैर और नफ़ा पैदा कीजिए। फिर खूबसूरत उसके बात। बाद फिर अल्लाह से इस्तिखारा कीजिए। अलामा साहब, अभी आप एक ख़बर की बात कर रहे थे कि इसके थ्रू हमें ये ख़बर मिलती है और खैर की ख़बर। तो कहा जाता है इस्तिखारा इसलिए किया जाता है कि ख़ास इशारा मिलता है, फिर या तो ख्वाब में आपको वो चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है, ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। तो इसमें क्या हकीकत है? इस्तिखारा के लिए ये जो बात है ना कि दुआएं पढ़ के सोया जाए जी। और ख्वाब में कोई इशारा होगा, ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। अच्छा। हो भी सकता है, ठीक है। अच्छा। लेकिन ये नहीं कि आप वो लाजिम नहीं है। लाजिम नहीं है। इम्कान यानी आप इम्कान कह है। सकते और हैं उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं कि आप जब अल्लाह से पूछते हैं तो अल्लाह आपकी रहनुमाई कैसे करता है। हम हैं आम बंदे, तो हमें अल्लाह ताला से उस रहनुमाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जो वो रहनुमाई अपने नबियों को, रसूलों को देता है, वो बड़ी अथेंटिक, बड़ी मजबूत और बड़ी सच्ची होती है, और वो जिब्राइल के ज़रिए होती है या ख़ुद खुदा उनको आके बता देता है। हमने अल्लाह से ख़बर लेनी है तो उस ख़बर लेने का तरीका ये है कि जो अहादीस में है उसकी एक दुआ है, वो बड़ी लंबी दुआ है, वो एक आम बंदे के लिए याद करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए उलमा ने फरमाया कि सूरतुल अलम नशरह जो है वो 11 दफ़ा पढ़ ले, अपने मकसद को फोकस करें जी। सूरत अलम नशरह पढ़े 11 मरतबा और अल्लाह के हुजूर आंख बंद करके बैठ जाए। जिस जगह उसका इत्मीनान क़ल्ब हो जी। वो उसका इस्तिखारा है। अच्छा, एक और लफ्ज़ है, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, कि अल्लाह मेरे लिए खैर फरमा और मेरे लिए उस खैर को इख्तियार करने का रास्ता मुझे बता। उसमें उलमा ने फरमाया कि अगर वो सो जाए तो सोने के बाद अगर ख्वाब में कोई इशारा होता है तो वो ख़ुद ख्वाब की ताबीर ना निकाले। ये भी एक अहम मौजू है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला आपको मौजू रखना चाहिए कि ख्वाब जो होता है उसकी ताबीर और उस ख्वाब का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अगर उसको ख्वाब में कोई इशारा होता है तो वो मुअब्बिर से पूछे, खुद उसकी ताबीर ना निकाले, क्योंकि बाद दफ़ा एक ख्वाब बहुत अच्छा होता है अल्लामा साहब, लेकिन उसकी ताबीर बहुत बुरी होती है। ये भी ज़रा क्लियर करते चलें, ये इशारा मतलब किस किस्म का हो सकता है? मसलन अगर आप ख्वाब देख रहे हैं जी। दुआ पढ़ के आप ख्वाब बैठे हैं जिस मकसद के लिए आप कहते हैं अल्लाह मैं ये करना चाहता हूँ, जी, तो आपके लिए कोई मस्जिद दिखा दी जाती है, अच्छा, कोई मीनार नज़र आया, मीनार नज़र आया, कोई कुरान पाक दिखा दी जाती है, कोई हदीस पाक की किताब दिखा दी, किसी अल्लाह के वली की मकाम की ज़ियारत आपको करा दी जाती है, किसी अच्छे इज्तिमा में आप बैठे हुए हैं, इस किस्म के जिनके साइन अच्छे हों, अगर आपको ख्वाब में वो चीज़ नज़र आ जाए तो वो इस्तिखारा इशारा कर रहा है कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर उसके बारे में सांप नज़र आ जाएं, बिच्छू नज़र आए, आग नज़र आए, पहाड़ से कोई गिरता हुआ नज़र आए, दरिया में डूबता हुआ नज़र आए, कोई एक्सीडेंट नज़र आए, तो उसमें इस्तिखारे का मतलब ये होगा कि आप ये काम ना करें। ठीक है। और वो वाला पॉइंट भी अलामा साहब ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि जो आपने कहा कि खुद से मतलब ना निकालें, आप किसी से कंसल्ट करें, ताबीर खुद ना निकालें जी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब की ताबीर जी उसको बताओ जो कुरान और हदीस के सारे ख्वाबों को जानता हो, अंबिया और सालिहीन की। दूसरी शर्त ये है कि वो आलिम बाअमल हो। तीसरी शर्त ये है कि वो आपकी हिस्ट्री जानता हो आपकी।
चौथी ठीक शर्त है। ये है कि उसको आपसे आपकी खैरखाई उसको मरगूब हो, पसंद हो। क्योंकि अगर वो ख्वाबों का इल्म नहीं जानता तो जी। अटकल बच्चों से ख्वाब की ताबीर निकालेगा। अगर वो बाअमल आदमी नहीं है तो वो कभी भी अच्छी ख्वाब की ताबीर नहीं पैदा कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर वो आपकी हिस्ट्री को नहीं जानता तो वो आपको ख्वाबों की ताबीर कैसे बताएगा? बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसके ऊपर कोई जिब्राइल तो आया नहीं। हाँ। उसने आपकी हिस्ट्री का जानना उसके लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आखिरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब की ताबीर जो आप सोचेंगे और ज़ुबान से निकाल देंगे, हाँ या ताबीर बताने वाला ख्वाब की ताबीर बता दे, तो अल्लाह का फ़ैसला ये है कि जो पहली दफ़ा ख्वाब की ताबीर ज़ुबान से निकलेगी वैसा हो जाएगा। ओह इसलिए किसी खैर खा से ताबीर पूछें और हर ख्वाब की ताबीर 100 ताबीर निकल सकती हैं। फरमाया कि अगर एक ताबीर उसमें से अच्छी हो तो ख्वाब की ताबीर उसी को करार दे के उसका ज़ुबान से इजहार करना सुभान चाहिए। अल्लाह। इलामा साहब ज़रा क्विकली बताइएगा, ये तो ख्वाब की ताबीर पूछना है ना, वो जो इस्तिखारा भी किसी और से करवाना होता है, क्या वो ठीक है या खुद करना चाहिए अपने मामलात के लिए? बेहतर तो ये कि इंसान खुद इस्तिखारा करे ठीक है ताकि इस्तिखारे की दुकानें बंद हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरे से भी आप करा सकते हैं, अच्छा, लेकिन दूसरे से भी दूसरे से करा कराने सकते हैं। के लिए ज़रूरी है ठीक कि वो एक रिवायती हम्म पीर ना बना हुआ हो, रिवायती बाबा ना हो, वो आलिम दीन हो और उसकी दुनियावी मालूमात पर कोई नज़र ना हो। ऐसे बंदे से आप इस्तिखारा करा सकते हैं। और इस्तिखारा हमने देखा है, हमारे बुज़ुर्ग भी इस्तिखारा करते थे। जी। बाद दफ़ा वो रात का वक्त मांग लेते थे, अच्छा भी कल बताएंगे। बाद दफ़ा वो आंखें बंद की और मुराकबे में चले गए। जी जी 2 मिनट के बाद उन्होंने बता दिया। किसी ने कहा ये इमरजेंसी है तो उन्होंने इस्तिखारा करके बता दिया। किसी ने अलम नशरा पढ़ी, सीने पर फूका, फिर बताया। अच्छा, फिर इस्तिखारा एक दफ़ा नहीं होता, एक मकसद के लिए 70 बार इस्तिखारा करना चाहिए। अच्छा ये भी है अलामा हदीस साहब, वक्त हमारे पास कम है, इस पर फिर डिटेल में मजीद भी बात करेंगे। जिस तरह से आपने एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया, बहुत शुक्रिया बहुत आपकी कीमती शुक्रिया वक्त का। नाज़रीन, यकीनन हमारे सेगमेंट से आपके जहनों में जो इस्तिखारे से मुतालिक जो कॉन्सेप्ट थे, जो सवालात थे, उम्मीद है उसके जवाबात आपको मिले होंगे और जो है आप बेहतर तरीके से अब ये जान चुके होंगे कि इस्तिखारा किस तरह से किया जाए और उसके लिए क्या चीज़ें और ज़रूरी अगर हैं। आपको नहीं भी पता चला तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि हम मजीद आपको उसके बारे में आगाह कर सकें। अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। हमारे अगले मेहमान ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री में अपने फ़न के ज़रिए मुनफरिद पहचान बनाई। वो ना सिर्फ एक अदाकार हैं, हदायतकार और ड्रामा नवीस भी हैं, बल्कि एक बेहतरीन अदीब, शायर और यूट्यूबर भी हैं। संत नगर लाहौर में पैदा होने वाले इस हमा जहद फनकार ने एमए कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट के बाद गोटे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग लाहौर से ड्रामे में 2 साला डिप्लोमा हासिल किया। उनका शौक तो एक्टिंग था, मगर फिर उनकी मुलाकात मारूफ अदीब अशफाक अहमद साहब से हुई, जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख यकसर ही बदल दिया। और वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने निकला था, अब ये है सूरत हाल कि वो दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बना रहा है, आसानियाँ बांट रहा है। ये 2003 से 2005 तक लाहौर के शाकिर अली म्यूजियम में ड्रामा पढ़ाने के अलावा 7 साल एवरेस्ट ड्रामेटिक सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से स्ट्रीट थिएटर भी कर चुके हैं। इनकी 2 किताबें चिकर छोले और यूके यात्रा भी मंजरनामे पर आ चुकी हैं। मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम्स भी लिख चुके हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी व्लॉग्स करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं। शायकीन इनको बहुत पसंद करते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं, बहुत सारी इनसे बातें करते हैं, आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ड्रामा सीरियल परिजात में कमाली के किरदार से शोहरत पाने वाले इफ्तिखार अहमद उस्मानी, अलमारूफ इफ्तिखार इफ़ी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी इस बात की हुई कि बहुत कम होता है कि किसी ने आप पे रिसर्च कर रखी हो, और मैं कभी इस चीज़ का कायल भी नहीं रहा। मैं कहना काका जो सवाल करने कर ले, आगे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे पॉइंट पे हाँ नहीं मुझे अच्छा ये लगा कि आप दोनों ने ना मेरे बारे में कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जी मैं खुद भी बता सकता हूँ और मैं हजारों दफा बता भी चुका हूँ। नहीं जी, जिसके क्रेडिट पे जो चीजें हैं वो उसका जिक्र लाजमी है। नहीं, आपका ये जो काम है ना रिसर्च वर्क करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो और साथ में आप दोनों की एनर्जी बड़ी अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया, जो आपको पसंद भी आया, आपकी इतने काम, इतनी चीजें हमने बता दी, कोई चीज रह गई, कोई ख्वाहिश है जो करना है इफ्तिखार साहब ने? नहीं, दरअसल देखिए ख्वाहिश तो थी एक्टर बनने की। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं गरीबा दा बाल सी, कार चलाना सी, वो बाबा जी इशफाक साहब ने कहा ड्रामा लिखा कर। हमने अपनी लाइब्रेरी की उस वक्त कुछ 700-800-900 किताबें पढ़ रखी थी उस वक्त, तो हम लिखने लग गए।
ड्रामा बिकना शुरू हो गया, ड्रामा बिका तो पैसे आ गए, अच्छा उन पैसे आ गए तो बच्चे पलने शुरू हो गए। तो एक बाप ने एक्टर का गला घोट दिया और वो लिखने लग कलम गया। संभाल ली। कलम संभाल ली। फिर मैं लिखता चला गया और बूढ़ा होता चला गया। और फिर अभी ये जब आया कमाली तो उन दिनों में कुछ नहीं लिख रहा था, तो मैं कर लेने हैं। उससे पहले पहले लेकिन पता पहले चला था आपने आपने इनकार इनकार किया किया है। है उस किरदार, क्यों? वो मैं ऐसा दरअसल क्यों? मैं और अली मेरा बेटा हम तुर्की होके आए थे, तो उन दिनों में कुछ लिख रहा था अच्छा, तुर्की में, जो रिसर्च की थी मैंने। जी मेरी कोशिश होती है मैं जिस मुल्क में जाऊँ ना उसकी एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर काम करूँ, कुछ अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ लिख के चला जाऊँ। तो वो लिख रहा था, तो उन्हें मुझे कॉल है, उन्होंने कहा जी एक ड्रामा बन रहा है, परीजाद है, उसमें एक रोल है। मैंने कहा रोल सुना ही नहीं। मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। अच्छा सितंबर के अंदर फिर कॉल आई, अब वहाँ जावेद अवान की, कहता पाजी की कर रहे हो? मैं कहा वेला। कहता सर वो रोल कर दें, एक रोल है परीजाद में। अच्छा परीजाद मुझे इतना पता था कि चल रहा है, मुझे ये नहीं पता था कि हिट है। तो मैंने अब भगाना था, मैं उसको लेता था 50-55 हज़ार रुपये पर डे। मैं कहा लाख रुपये पर डे लवांगा। अच्छा कहने ले लो। अब मुंह मांगे दाम जो है ना अब मैं भाग नहीं सकता। क्या बात है। अब मैं चला गया। अब मैं वहाँ जो पूछता था मुझे क्या कर रहा था, मैं कहा यार वो छोटे रोल कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा उस दिन हुआ जब मेरी माँ ने मुझे लाहौर से, मैंने कॉल की सुबह सुबह, मैं कहा मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा। कहती क्या कर रहा है? मैं कहा जी परीजाद में कोई रोल है। तो मेरी अम्मा ने, जिसकी उम्र 76-77 साल है, उसने मुझे कहा मजीद दराज हो। हाँ, मुझे अम्मा कहती हाँ वो परीजाद कराची पहुँच गया। वाह वाह, इतना फॉलो कर रही थी यानी वो ड्रामा। नहीं, वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार बात है। अगर मेरी माँ इस उम्र में परीजाद की तारीफ कर रही है तो ये हिट है। फिर मैंने उस रात शूटिंग से वापस आके 4 एपिसोड देखे, तो मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैं कहा तो बड़ा अच्छा है। फिर मैंने अगले दिन 4 देखे, शूटिंग कराता था रात को साहब आके आपने देखता था। इतना वो ड्रामे का जिक्र कर दिया है, एक तो रिसर्च वर्क आपने बताया कि आपको पसंद आया, आपका शुक्रिया। बहुत खूबसूरत आपने। और ये हमने भी वो ड्रामा देखा और ये दोबारा ये क्लिप देख के ना वो यादें ताजा हो हाँ, गई। बिल्कुल। बिफोर दैट क्लिप आप कह रहे थे छोटा सा रोल, कभी कभी वो छोटे से मिनट, छोटा सा रोल इतना ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करता है स्क्रीन के ऊपर, आपको पता भी नहीं चलता। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ना ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते हैं और आप ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, आपको दैट मीन्स चिट चैट का भी काफ़ी शौक है। मुझे बताइए किन ममालिक में फिरना आपको पसंद है, तफरी करना पसंद है? देखिए जी, पूरा यूरोप मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन यूके का एक शहर है न्यू कासल अपॉन टाइम, एक मुझे वो बहुत पसंद आया। पुर्तगाल का पोर्तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये जो अलामा इकबाल का शहर है जर्मनी का, क्या हाइडलबर्ग, बहुत हाइडलबर्ग के बाद एक जगह है मनहाइम, वो शहर बड़ा खूबसूरत है। क्या बात। अल्लाह की ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि आप जब जाते हैं और आप जैसे देखते हैं तो आप सोचते हैं यार ये मैं कहाँ था अभी तक, और मेरा मालिक जिसने इतनी वसी दुनिया और इतनी खूबसूरत बना दी, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। और उसने ये जो तकलीक की है इंसान, क्या ये तकलीक कर रहा है वो जिसने ये तकलीक की। तभी अल्लाह ताला कहते हैं गौर करो, फिक्र करो। स्विट्जरलैंड में वो इंटरलॉकन मुझे बड़ा अच्छा लगा, टिटलिस मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये भी बताएं कि आपने किन किन ममालिक, अब तक कितने ममालिक हैं जिनका आप विजिट कर चुके हैं और कितने विजिट करने का इरादा है, और फ्यूचर में आपके कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए जी, मैं अभी तक 19 ममालिक में गया हूँ पिछले 1 साल के अंदर। अच्छा, ज़बरदस्त। 1 साल 1 महीना और 11 दिन के अंदर। और अभी इरादा यही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को हर जगह लेके जाना है, और पीस का वो पैगाम जो हम पाकिस्तानियों का है, वो विजडम जो हम पाकिस्तानियों की है जी, उसको पूरी दुनिया में लेके जाना है और लोगों को बताना है कि हम बड़ी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। इफ्तिखार साहब, एक आपके अंदर मैंने ये चीज़ नोटिस किया, आप माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव हैं, चीज़ों को बड़े पॉजिटिव अंदाज में लेकर चलते हैं। हमारे अक्सर फ़नकार बड़ा शिकायत करते हैं, काम नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, सही से काम नहीं मिलता, कमा नहीं पा रहे, इस तरह की बड़ी शिकायत। इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है। हाँ, ऐसे भी। लेकिन माशाल्लाह आप यूट्यूब कर रहे हैं और वहाँ पे जैसे कि हमारी स्क्रीन पे भी हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ट्रैवलॉग्स बनाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लोगों को विजिट कराते हैं साथ साथ डिफरेंट ममालिक। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे आर्टिस्ट को जो ऑलरेडी इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, एक अपना पाथ खुद से बनाने की, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे उनको? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ख़ुदकुशी ना करने की हिम्मत सब में नहीं होती, इसलिए लोगों को काम दें
पूरे पाकिस्तान से जो लोग कराची जाते हैं उम्मीदें लेके जाते हैं, उनको काम दीजिए। अपने बारे में मैं 5 साल से मैंने शोबिज़ छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया और ये कह के छोड़ दिया कि मैं एक गैर मेयारी राइटर और गैर मेयारी अदाकार हूँ। सब ये नहीं तस्लीम करेंगे और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं जब सुबह वॉक पे जाता हूँ, लोग आके मिलते हैं, तब मुझे याद आता है कि यार मैं तो एक्टर हाँ या मैं तो व्लॉगर हूँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं होता। मेरा फोकस है मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे इर्द गिर्द के लोग जिनकी मैंने इज्जत करनी है। प्रायोरिटी सारे मेरी तरह नहीं जीते। 30 साल के बाद मैंने शोबिज़ को छोड़ दिया और कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। शोबिज़ बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा का वास्ता है कि लोगों को इसलिए भी काम दें कि मेरा तो घर चले यूट्यूब से चल जाता है। जो है ही एक्टर, उसके पास चैनल भी नहीं है, वो क्या करेगा? अभी वो औरंगजेब लगारी साहब ने वो खोला हुआ है फर्नीचर की फर्नीचर हाउस। तो इसलिए गुजारिश है कि ना करो, लोगों को जिंदगी को रास्ता दो, जो मैं कहता हूँ ना। हाँ जी, आसानियाँ पैदा करें आर्टिस्टों को काम दो। आपकी शख्सियत में भी और हम वैसे भी जितना आपका काम देखा है, बड़ा हमें नजर आता है आप सूफियाना तर्ज फिक्र से बड़े मुतासर हैं। लोगों में बड़ी मायूसी है, क्या आप मशवरा देंगे पॉजिटिविटी का, उम्मीद का उन्हें? देखें, हर शख्स के घर में सिर्फ 1% कमी होती है जी। आपके घर में सब कुछ है, मैं लिख कर देता हूँ। आपके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, बीवी बच्चे होंगे, सेहत है, तंदुरुस्ती है, भावे किराएदार मकान है, छत है। बिल्कुल। अब 1% कमी पता क्या है जी? वो है पैसा, जिसको ये 99% कमी समझते हैं। और अल्लाह के बंदे, तेरे को अखा, मैं भी आपकी आंखों पट्टी बांधता हूँ, आपसे कहता हूँ वॉशरूम तक जाके दिखा मुझे। आपका गोडा भी टूट जाएगा, सर भी फट जाएगा, हो सकता है पैर भी चल जाए। हाँ जी। तो इस आंखों का शुक्रिया कब अदा करना है? आपने किया, सुभान अल्लाह। ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके कान सुन रहे हैं। ये क्या साइंस है यार? तो मालिक का शुक्रिया अदा नहीं करना, इस तंदुरुस्ती, इस खूबसूरती का शुक्रिया अदा नहीं करना? बिल्कुल करना। आपकी जिंदगी में सब कुछ है। फर्क ये है कि आपका जो चैनल का मालिक है वो 9 करोड़ रुपए की गाड़ी में जाता है मरी, आपका जो प्रोड्यूसर है वो 40 लाख की गाड़ी में जाता है मरी, आपका जो चपड़ासी है वो वैगन में बैठ के जाता है मरी। मरी के नज़ारे तीनों को एक जैसे लगते हैं, पहुंच तीनों जाते हैं। डीप थॉट। मालिक जो है वो आपका बटन खा लेगा, आपका जो चपड़ासी है वो मरी जाके दाल खा लेगा, दोनों को एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन इनके अंदर फर्क है खुशी का। मैं आज जब सुबह जाता हूँ, मेरे साथ 10 लाख 50 लाख की 4 करोड़ की 9 करोड़ की गाड़ी खड़ी होती है और कहते हैं गाड़ी को सर इफ्तिखार साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, यकीन जाने मॉडल गाड़ी में होता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो हैप्पीनेस की आपने बात की है ना, ये प्रैक्टिस है। ये हैप्पीनेस ये नहीं है कि कोई आपकी प्लेट के अंदर लाके देगा, आपने खुद इस चीज को प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच। अभी तो बड़ा मन था मजीद बातें करें, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का और हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। आज के हमारा वक्त खत्म हो गया है, बातों से पता ही नहीं चला। बिल्कुल, अभी तो और बड़ी सारी बातें आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।